नमस्कार दोस्तों। आप सबको ये परिचित है कि पिछले कुछ महीनों से दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इस महामारी का कारण कहीं न कहीं चाइना है, ऐसे आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन हम सबको ये भी जानना होगा कि ये कोरोना महामारी की वजह से वैश्विक व्यवस्था में कुछ बदलाव आने वाले हैं। जैसे कि कोरोना महामारी के बाद चीन एक महत्वपूर्ण देश उभर कर आ रहा है, उसी तरह से अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी अपनी तरह से कुछ प्रयास कर रहे हैं। यूरोपीय देश भी इसमें सक्रिय है, लेकिन आप सब जानते हैं कि वैश्विक जो आर्थिक चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर की तरफ झुक रही है। इस वजह से इन 4 देशों का महत्व बढ़ जाता है और इन 4 देशों का जो समूह है, उसको क्वाड कहते हैं। इस क्वाड की मंत्रिस्तरीय बैठक टोक्यो में 6 अक्टूबर 2020 को हुई। यह मंत्रिस्तरीय बैठक में क्या हुआ, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ये जानने से पहले इसका इतिहास जानना भी उतना ही आवश्यक है। इसका इतिहास जानने के लिए हमें 2004 में जाना होगा। उस वक्त जो सुनामी आया था हिंद महासागर में, उसमें इस समूह के बीज कहीं न कहीं बोए गए हैं। उस सुनामी के वक्त ये 4 देश अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनकी नौसेनाओं ने एक साथ काम किया था और कहीं न कहीं यहीं से इन 4 देशों के एक साथ काम करने के आसार दिख रहे थे। लेकिन इसका औपचारिक उच्चारण 2007 में तत्कालीन जापानीज प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारतीय संसद को संबोधित करते वक्त किया था। उन्होंने कहा था कि हमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इन 2 महासागरों को मिलाप कर एक नए क्षेत्र की तरफ देखना होगा और इस क्षेत्र में जो सिक्योरिटी इश्यूज है और सारे इश्यूज है, उसको ध्यान में रख के नई व्यवस्था बनानी होगी। उस समय चीन ने भली बात ये जानते हुए कि ये जो समूह है वो उसके खिलाफ काम करेगा, इन 4 देशों में अपना निषेध व्यक्त किया था और उस वजह से चीन के दबाव की राजनीति के कारण यह इनिशिएटिव ज़्यादा आगे नहीं जा पाया। लेकिन 2012 में शी जिनपिंग ने चीन के राष्ट्राध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उसी वक्त शिंजो आबे ने फिर से सिक्योरिटी डायमंड की बात की, यानी कि ये 4 देश फिर से एक साथ आएंगे और काम करेंगे, क्योंकि चीन के जिस तरह से आक्रामक रवैया शी जिनपिंग के आने के बाद उठाया है, उससे बहुत सारे देश चिंतित हैं और इसमें ये 4 देश भी शामिल है। 2017 के बाद कहीं ना कहीं इस समूह की आधिकारिक स्तर पर बात होने लगी। एकेडमिक लेक्सिकॉन में देखा जाए, भारतीय अभ्यासक गुरप्रीत खुराना जो भारतीय नौसेना से है, उन्होंने पहली बार इसका जिक्र किया था। लेकिन 2017 के बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक ये कंसेप्ट को स्वीकृत किया है। उस वजह से इंडो पैसिफिक और क्वाड एक साथ हमें समझना होगा। इन देशों ने बाद में जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें इंडो पैसिफिक कंसेप्ट का बहुत पुरजोर जोर दिया गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे बहुत जोर दिया है और भारत में नरेंद्र मोदी, शिंजो आबे, इन्होंने भी उस पर जोर दिया है। स्कॉट मॉरिसन भी इसके मुखर प्रवक्ता रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, 2017 में इसकी आधिकारिक तौर पर शुरुआत हुई और आधिकारिक स्तर पर अनेक चर्चाओं के बाद 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक सम्मेलन के वक्त इन 4 देशों के जो परराष्ट्र मंत्री है वो मिले और उन्होंने कुछ एक साझा कार्यक्रम आगे रखने की बात की। लेकिन 2019 का सितंबर महीना जैसे 1 साल पहले का महीना नहीं लगता, बल्कि बरसों बीत गए हैं ऐसा लगता है, क्योंकि उसके बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं और उसमें मुख्य बदलाव है कोरोना या कोविड। उस वजह से जैसे मैंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आने वाले, इसलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह बैठक पहले इंडिया में होने वाली थी, लेकिन ईस्टर्न लद्दाख में जो भी टेंशन्स चीन के साथ चल रहे हैं, उस वजह से इस मीटिंग को भारत में ना करने का सुझाव भारत ने दिया और इसको सबने माना। इस वक्त ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये संकल्पना सामने रखने वाले शिंजो आबे अब जापान में प्राइम मिनिस्टर नहीं है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने हेल्थ रीजंस की वजह से अपने पद से त्यागपत्र दिया था और उनकी जगह पे योशिहिडो सुगा, इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था और उनकी जो पार्टी है, उनके जो हेड है वो प्रो चाइना माने जाते हैं। इसलिए मिस्टर सुगा जो है, उनका परराष्ट्र संबंध में जो विचार है वो किसी को ज़्यादा परिचित नहीं है। इस वजह से वो इस इंडो पैसिफिक और क्वाड की तरफ कैसे देखते हैं, इसके बारे में साशंकता थी। लेकिन मंत्री स्तरीय वार्ता करके कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश जरूर दिया है कि वो भी इंडो पैसिफिक और क्वाड के बारे में उत्साहित है। तो आइए जानते हैं इस बैठक में क्या हुआ। 6 अक्टूबर की इस मीटिंग में
भारत की तरफ से परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, जापानीज परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और ऑस्ट्रेलिया की परराष्ट्र मंत्री मैरिस पेन ने सहभागिता दर्ज कराई। आइए जानते इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई। इस मीटिंग का एजेंडा क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला महत्वपूर्ण मुद्दा था कोविड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड से दुनिया जूझ रही है और इस वक्त इसके लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस अलग अलग देश में क्या है, इसके ऊपर बहुत सिलसिलेवार चर्चा हुई, इन डिटेल चर्चा हुई। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको एक साथ साझा करने की बात हुई और उसके रिकवरी प्लान के बारे में भी चर्चा हुई। उसी तरह से इसके ऊपर वैक्सीन की तरफ सारी दुनिया की नजरें गड़ी हुई है और ये वैक्सीन के बारे में परराष्ट्र मंत्रियों ने एक साथ चर्चा की और अगर कोई चीज है इसकी इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए भी सहमति बनी। दूसरी चीज जिस पे बात हुई वो थी मैरीटाइम सिक्योरिटी। हम सब जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में ओशन या समंदर का बहुत बड़ा भाग है, इसलिए जो ओशन रिलेटेड इश्यूज है उसके ऊपर बहुत डिटेल सिलसिलेवार चर्चा हुई। इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा कि 2019 का जो ईस्ट एशिया समिट था उसमें भारत ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बारे में चर्चा की थी। प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस इनिशिएटिव को रखा था और इस वक्त जयशंकर ने जब स्टेटमेंट दिया उसमें भी इसका जिक्र है। उसमें जो मिलिट्री सिक्योरिटी का अंतर्भाव है बल्कि सस्टेनेबल ओशनिक रिसोर्सेस उनका भी इसमें सहभागिता है। उसके अलावा जो मिलिट्री थ्रेट्स है उसका सहभाग है। उसके सिवा ये जो रीजन है वो नेचुरल डिजास्टर के लिए काफी नामचीन है। इस वजह से ये नेचुरल डिजास्टर के ऊपर कैसे एक साथ कोऑपरेशन किया जाए, सहकार्य बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी चर्चा हुई। इसके अलावा जो रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज है, क्योंकि ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक एक रीजन के तरह से उभर रहा है और इस रीजन की कुछ जरूरतें हैं। जैसे कि इस रीजन में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज है, पैसिफिक की कुछ कंट्रीज है। तो इन सबको एक मिला के जो उनकी सिक्योरिटी रिस्क्स है उसके बारे में भी चर्चा हुई। उसमें पायरेसी की चर्चा हुई क्योंकि हम सब जानते हैं पायरेसी कितना बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा ये जो रीजन है वो दुनिया का 50% जो ग्लोबल ट्रेड है, कार्गो है, वो इस रीजन से जाता है, जिसको सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी बात हुई। उसके अलावा ऑयल स्पिल्स है उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो ये जो सिक्योरिटी का जो मतलब है वो बहुत विस्तृत तरह से इसमें लिया गया, ना कि केवल ट्रेडिशनल जो मिलिट्री सिक्योरिटी के बारे में बात की जाती है। उसके अलावा काउंटर टेररिज्म के बारे में भी बात की गई। हम सब जानते हैं कि इंडिया में भी जो बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, वो 1993 का मुंबई का हमला हो या 2008 का मुंबई का हमला हो, मैरीटाइम रूट्स का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म ये बहुत आवश्यक है इसके ऊपर चर्चा करना और उस बारे में चर्चा हो कि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन साझा करने की भी बात की गई। पहले से ये सारे देश एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि शिंजो अबे प्रधानमंत्री थे कुछ महीने पहले, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी और उनके बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ था। उस वक्त एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसेज एग्रीमेंट हुआ। उस वजह से लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो है अब इंडिया का इन तीनों देशों के साथ हुआ। तो इंटर ऑपरेबिलिटी जो है मिलिट्री की, उसके ऊपर भी चर्चा हुई और उसके ऊपर सहमति कहीं ना कहीं बनती दिख रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसपे इन्होंने बात की वो था HADR। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 2004 में जो सुनामी आया था उस वक्त इन देशों ने एक दूसरे का साथ निभाया था और वो HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस रीजन में नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा है। तो इन सारे देशों ने उस पर भी चर्चा की। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ पे बात हुई, वो है डिसइंफॉर्मेशन। लेकिन जो रीड आउट सेपरेट आए हैं उसमें भारत और जापान ने कहीं भी डिसइंफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं की है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने हाल ही में चीन के साइबर अटैक का सामना करना पड़ा और अमेरिका जहां पे आगे जाके इलेक्शंस है अगले महीने में 3 नवंबर को इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले, इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन के बारे में जरूर बात की। क्योंकि चाइना की जो 50 सेंट आर्मी है वो कहीं ना कहीं अपना पराक्रम है वो ताइवान और बाकी देशों में कर चुकी है और उसको काउंटर करने के लिए इस बारे में बात की। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त जो हुई वो थी आसियान सेंट्रलिटी। मतलब ये देश कहीं ना कहीं
चाहते हैं कि क्वाड को एक्सपांड किया जाए, क्वाड के एक अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं होगा और उसको एक्सपांड करने का स्कोप इन्होंने कहीं ना कहीं रखा है, इसीलिए वो आसियान सेंट्रलिटी की बात करते हैं। मैंने पहले ही जैसे कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की बात ईस्ट एशिया समिट में की थी। तो देयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और उसी को भुनाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है और उस वजह से बाकी देशों को भी इसमें सम्मिलित किए जाने की बात ये देश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। क्वाड को एक्सपांड करने की बात यहाँ पे हमें दिख रही है। एक और बात यहाँ पे हमें जानना बहुत जरूरी है, अमेरिका के अलावा किसी भी देश ने डायरेक्टली चीन के बारे में कुछ नहीं कहा। ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के बारे में बात करते हुए टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात की और चीन की तरफ इशारा किया, लेकिन उसके अलावा जापान और इंडिया जिनकी सीमाएं चीन के साथ मिली हुई है, इन्होंने डायरेक्टली चीन का कहीं भी नाम नहीं लिया है। लेकिन अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पे तंज कसते हुए हिमालय और पूर्वी चीनी समंदर में जो भी चीजें हो रही उसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन हमें ये जानना होगा, पहचानना होगा कि अगर इन देशों ने चीन का डायरेक्टली नाम नहीं भी लिया है, लेकिन देयर इज अ सब टेक्स्ट जो हमें देखना होगा। इन चारों देशों के जो रीड आउट से मीटिंग के बाद, वो आने के बाद अगर हम देखते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि ये सारे देशों ने एक चीज कही है कि इंटरनेशनल रूल जो है और इंटरनेशनल लॉ उसको रिस्पेक्ट करने की बात सबने कही है। इसका महत्व इसलिए हो जाता है कि 2016 में दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसको चीन ने कहीं ना कहीं नकारा है और वो अपनी ही बात आगे करता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को साइन करने के बाद भी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज को साइन करने के बाद भी, रेटिफाई करने के बाद भी चीन उसका रिस्पेक्ट नहीं करता, ये बात कहीं ना कहीं इन देशों ने निर्देशित की है। उसके बाद टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के बारे में भी सब देशों ने उल्लेख किया है और इसका सीधा रुख चीन की तरफ है। और सॉवरेन चॉइसेस, जो कोविड के रिकवरी के बारे में जो सॉवरेन चॉइसेस है उसके बारे में भी सबने बात की। इंडिविजुअल राइट्स, इसका सब देशों ने उल्लेख किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीन का जो राजकीय व्यवस्था है वो इन देशों से बहुत ही अलग है। आपने देखा होगा कल ही चीन की जो भारत में एम्बेसी है, उन्होंने कहा है कि 10 अक्टूबर ताइवान का नेशनल डे का सेलिब्रेशन है, तो इंडियन मीडिया ने उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह का डायरेक्टिव उन्होंने दिया है। मतलब इंडिविजुअल राइट्स को कहीं ना कहीं चीन आड़े हाथों लेता है, उनको ज्यादा महत्व नहीं देता। लेकिन ये सारे देश लोकतांत्रिक है और उस वजह से इन्होंने इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है और कहीं ना कहीं इनका रुख चीन की तरफ है। इंटरनेशनल लॉ, ह्यूगो ग्रोशियस जो कि इंटरनेशनल लॉ के फादर माने जाते हैं, उन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की थी 16 से 9 में, और आज हम 2020 में 400 साल बाद भी वो जो उनका प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको चीन बिल्कुल महत्व नहीं देता। उसके बारे में इन देशों ने कहीं ना कहीं बात की है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की है, क्योंकि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें वो इंडो पैसिफिक कंसेप्ट नहीं मानते, तो एशिया पैसिफिक को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर डोमेस्टिक डिमांड बढ़ानी है तो उनको एशिया पैसिफिक को इंटीग्रेट करना होगा। इसलिए चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका कहीं ना कहीं भाग एशिया पैसिफिक में है और उसमें ट्रांसपेरेंसी का पूरी तरह से अभाव है। क्योंकि हमने जाना है डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं चीन करता है, प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स का यूज चाइना करता है, इकोनॉमिक्स के आड़ में वो पॉलिटिकल मोटिव्स खेलना चाहता है। हमने वो श्रीलंका में भी देखा है, मालदीव्स में देखा है, बहुत सारी जगहों पे देखा है। चीन इस तरह से लुभावने लोन्स इन देशों को देता है कि बाद में उसका रीपेमेंट ये देश नहीं कर पाते और उसके बदले में फिर वो जो पोर्ट्स है वो चीन हथिया लेता है और इसको कहीं ना कहीं ये देश नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए तीखे शब्दों में इन्होंने चीन का नाम ना लेते हुए भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ट्रांसपेरेंसी की बात की है। चीन ये क्यों कर रहा है, इनको एशिया पैसिफिक को इंटीग्रेट करना है। तो चीन के जो सेंटेनरी गोल्स है 2021 में उनको मॉडरेटली वेल ऑफ सोसाइटी, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल पूरे होंगे और 2049 में पीआरसी के 100 साल पूरे हो गए, उस वक्त उनको डेवलप्ड कंट्री होना है और उसके डेवलप होने के लिए वो उनको इकोनॉमी कहीं ना कहीं मजबूत करनी होगी और उसको डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने की जरूरत है। अगर वो इकोनॉमिकली परफॉर्म नहीं कर पाए
तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत आ सकती है, और उस वजह से उनको एशिया पैसिफिक का रीजन इंपॉर्टेंट है, और वो जानते हैं कि शक्ति पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि आज जब अमेरिका का रिलेटिव डिक्लाइन हो रहा है कोविड के वक्त, अमेरिका और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्ट कंट्रीज, वो जिस तरह से कोविड को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चीन को ऐसा लग रहा है कि अब हम उनका वक्त आ चुका है, इसलिए वो इस तरह की आक्रामकता वो दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये चार देश एक साथ आ रहे हैं। वो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर भी उन्होंने इसलिए इस स्टेटमेंट के जरिए फोकस किया है। और वो हमें ये भी जानना होगा कि फ्रांस और जर्मनी, जो यूरोपियन यूनियन की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, देश है, उन्होंने भी बीते कुछ दिनों में इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी डिक्लेयर की है, जारी की है, और इस वजह से क्वाड देख रहा है कि हम कहीं ना कहीं एक्सपांड कर सकते हैं। इस वजह से ये स्टेटमेंट्स देखना जरूरी है। अब मैं आता हूं कि इन क्वाड का जो मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, उसमें क्या आउटकम निकला, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट तो आया नहीं, क्योंकि कोई भी डिप्लोमेटिक लेवल का मीटिंग होता है तो उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट आना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक सहमति बनी है। तो इसमें तो किसी तरह का जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, जब मैंने एचएडीआर की बात की थी तो अमेरिका ने एक्सप्लिसिटली एचएडीआर के बारे में कुछ नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी जो अभ्यासक है, अमेरिकी प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि इसको मिलिट्री तरह से अलायंस की तरफ से देखा जाए। एशियन नाटो की बात हो रही है, भारत और जापान जैसे देश है वो कहीं ना कहीं इसको मिलिट्री टोन देना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको ओवरटली मिलिट्री टोन आ गया तो बाकी देशों के लिए भी ये अनअट्रैक्टिव हो जाता है। और इंडिया का जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं इस अलायंस को नकारने की बात ही हुई है। अलिप्ततावादी मानसिकता से हमने ये काम किया है, अर्थात हमें इससे उभरना होगा, क्योंकि अगर ग्लोबल सॉल्यूशंस में, अगर ग्लोबल हाई टेबल पे हमें काम करना है तो अलिप्ततावादी मानसिकता से बाहर उभर कर काम करना होगा। ग्लोबल प्रॉब्लम्स अगर आपको रिजॉल्व करने हैं तो आपका माइंडसेट भी उस तरह का होना चाहिए। तो ये जो छोटी मानसिकता वाला जो माइंडसेट है उसको उभर के आगे जाने की बात है। लेकिन अलायंस के बारे में इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ओवरटली नहीं हो सकता। और इंडिया ये जानता है कि अगर चीन के साथ इसका कुछ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हुआ तो ये बाकी देश मिलिट्रीली इनके भारत के साथ आएंगे नहीं आएंगे, इसके लिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। खुद को ही अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, इसलिए आत्मनिर्भरता आवश्यक है। उस वजह से ही भारत अनेक डील्स कर रहा है और बाकी देशों के साथ, मतलब साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, जो बाकी वियतनाम, ऐसे देश है उनके साथ भी इनकी मीटिंग्स हुई है। कुछ महीने पहले ही मार्च में ही क्वाड प्लस की भी मीटिंग फॉरेन सेक्रेटरी स्तर पर हुई थी। इस वजह से ये जॉइंट स्टेटमेंट का ना आना कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट तो निश्चित करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि ये क्वाड समूह आगे जाके अपना एक्सपेंशन के लिए देख रहा है। और इसका जो मिलिट्री टोन है इसको कम करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना के बीच कुछ हुआ या यूएस और चाइना के बीच कुछ हुआ तो आसियान देश और बाकी के देश जो इस क्वाड समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं वो इन क्रॉस फायरिंग में नहीं फंसना चाहेंगे, वो अपना राष्ट्रीय हित देखेंगे। सिंबॉलिक तौर पर एक स्टेप हम आगे गए हैं, लेकिन इसमें हमें ये भी देखना होगा कि एक्सपेंशन के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने स्कोप रखा है। और एक दूसरी बात है, ये सेपरेट रीड आउट्स जो है उस वजह से कहीं दिखता है कि सहमति नहीं है। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो दे आर नॉट ऑन अ सेम पेज, but definitely they are reading the same book, and that's very relevant and that's very important to understand। और भारत भी एक एक देश से जो इस क्वाड समूह के बाहर जाके आसियान सेंट्रलिटी पे फोकस करते हुए बाकी जो देश है जैसे कि वियतनाम है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, उनके साथ भी अपने संबंध बढ़ाना चाहता है। और इस रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण जो हो जाता है कि ओशनिक रिसोर्सेस, मिलिट्री सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी, इन सारे स्तर पे भारत इंडिविजुअली काम कर रहा है। वो कहता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो हमारा स्टेटमेंट अगर ज़्यादा कुछ नहीं दर्शाता है, लेकिन हमारी एक्शंस यही दर्शाती है कि कहीं ना कहीं हमने सीरियसली चीन का जो चीज़ गलवान में हुआ है उसको सीरियसली लिया है, और हम रिलेशंस आर नॉट लाइक अर्लियर, देयर विल बी डेफिनेटली चेंज। और 5G टेक्नोलॉजी के बारे में दूसरे ही दिन भारत और जापान के बीच में जो चर्चा हुई और कॉन्ट्रैक्ट जो जापान को गया है, इससे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इंडिया ने चीन को एंट्री नकार दी। और पिछले महीने ही इन क्वाड समूह की एक वर्चुअल मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की, और उस मीटिंग में भी 5G टेक्नोलॉजी पे कॉमन अप्रोच करने की बात हुई, क्योंकि डेटा इज ऑयल।
ये कहा जाता है। और उस संदर्भ में आज चीन को अगर कहीं ना कहीं रोकना है, 5G टेक्नोलॉजी को रोकना बहुत आवश्यक है, तो एलिफेंट इन द रूम जो है चाइना, उसको अगर डायरेक्टली भी एड्रेस नहीं किया है, लेकिन ये क्वाड कंट्रीज ने कहीं ना कहीं इस तरफ एक सकारात्मक कदम निश्चित ही बढ़ाया है। और आगे जाके क्वाड 2+2 मतलब क्वाड के परराष्ट्र मंत्री और संरक्षण रक्षा मंत्री, इन लोगों की मीटिंग होने की संभावना है। और उस नोट पे मैं कहना चाहूंगा कि एक पॉजिटिव स्टेप जरूर है, डिसअपॉइंटमेंट तो है क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं है। आगे आगे देखते होता है क्या। थैंक यू वेरी मच।